Hello aspirants, welcome. And in this session, we will talk about statutory regulatory bodies such as RBI, SEBI, PFRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, IBBI, ऐसी बहुत सी बॉडीज हैं। ठीक है, अराउंड अकेले सेंटर के अंडर में ही 20 से ज्यादा ऐसी बॉडीज हैं। ट्राई इज एन एग्जांपल। इनको लेकर कुछ न्यूज थी दैट सेबी में अभी कुछ करप्शन के बात हुई। जैसे सेबी की जो चीफ थी, उन्होंने अडानी ग्रुप की ही ऑफशोर एंटिटी में इन्वेस्ट किया हुआ था और यही सेबी की चीफ सेबी के अंडर में ही इन्वेस्टिगेशन चल रही थी अडानी ग्रुप के अगेंस्ट। तो जिसने खुद इन्वेस्ट कर रखा है अडानी ग्रुप के ऑफशोर एंटिटी में, वो क्या एक फेयर इन्वेस्टिगेशन करवा सकती हैं? तो इसी को लेकर ये इश्यूज दिए जा रहे हैं कि पहली बात तो पार्लियामेंट नीड टू इंस्टीट्यूट एन ओवरसाइट मैकेनिज्म फॉर द रेगुलेटर्स who oversee market without compromising their autonomy। क्योंकि यहाँ पर जितनी भी अपॉइंटमेंट है वो सब गवर्नमेंट करती है, तो फिर गवर्नमेंट की तरफ थोड़ा सा बायस होना या गवर्नमेंट से इन्फ्लुएंस होना ये पॉसिबल है। जैसे आरबीआई है, अब ऐसा नहीं है कि आरबीआई सरकार के दबाव में आ सकती है, वो नहीं आती जनरली। ठीक है, एक टाइम पे आती थी पहले कि आप अभी इलेक्शन आ रहा है पूरे देश में, तो आप इंटरेस्ट रेट बहुत कम कर दीजिए। ठीक है, तो फिर वो पॉलिटिकल डिसीजन हो जाएगा, फिर वो इकोनॉमिक डिसीजन नहीं रह जाता। तो इसी सबको पॉलिटिक्स और इकोनॉमी को थोड़ा एक डिस्टेंस पे रखने के लिए हम कंसेप्ट लेकर आए थे कि हम हर एक मार्केट के लिए सेक्टर स्पेसिफिक रेगुलेटर्स बना देंगे। जैसे टेलीकॉम सेक्टर के लिए ट्राई, बैंकिंग सेक्टर के लिए आरबीआई एंड सो ऑन। ठीक, लेकिन इनके अपॉइंटमेंट को लेकर और इनके रिमूवल को लेकर हमेशा से कंट्रोवर्सी रही है। जैसे उर्जित पटेल रिजाइन करके चले गए थे आरबीआई से, उन्होंने कहा ये मेरे पर्सनल रीजन है कुछ, बट नो वन नो कि उनके और गवर्नमेंट के बीच में क्या कन्फ्लिक्ट चल रहा था। ये तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पे स्टैट्यूटरी वर्ड हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं? इसका मतलब है कि इन्हें स्टैब्लिश किया गया थ्रू एन एक्ट ऑफ इधर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, एक लॉ बनाकर पास किया गया, तब जाकर इनका स्टैब्लिशमेंट हुआ है। ठीक है, इसलिए हम इनके साथ वर्ड यूज कर रहे हैं स्टैट्यूटरी। इनकी पावर की बात करें तो इनके पास तीनों तरह की पावर होती है। हम लोग अपने एडमिनिस्ट्रेशन के तीन विंग मानते हैं ना, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इनके पास तीनों की पावर होती है। ये एज ए लेजिस्लेचर यहाँ पे पॉलिसी फॉर्मुलेट भी करते हैं, अपनी एग्जीक्यूटिव पावर को यूज करते हुए ये पॉलिसी को एनफोर्स भी कर रहे हैं, और अगर उस पॉलिसी के कंफ्लिक्ट में कोई कंपनी काम कर रही है या कोई सेक्टर अगेंस्ट जा रहा है उसके, तो फिर यहां पर ये उस पर फाइन या फिर पेनल्टीज भी इंपोज करने का काम करती हैं। राइट, इनका मोस्टली काम काम होता है टू रेगुलेट वेरियस इकोनॉमिक एंड लीगल एंटिटीज। ठीक है, और इनको क्रिएट क्यों किया गया था? टू एंश्योर दैट देयर इज अ डिस्टेंस बिटवीन डिसीजंस फ्रॉम पॉलिटिकल कंसिडरेशन एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन एंश्योर करना। ठीक है, पॉलिटिकल मोटिव से इन्फ्लुएंस नहीं होने चाहिए इनके डिसीजन। ठीक है, सो वी वांटेड टू सेटअप एन ए पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन। पहले ऐसा ही होता था, चुनाव आ रहे हैं तो चलिए इंटरेस्ट रेट कम कीजिए, इकोनॉमी पे जो असर होगा बात की बात है, बट अभी इलेक्शन आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह का हमें एक ए पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप करना था। जैसे इंटरेस्ट रेट सेट बाय आरबीआई नॉट टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय इलेक्टोरल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इनकम्बेंट पॉलिटिकल पार्टी। हमें इंडिपेंडेंस इंश्योर करनी थी फ्रॉम द पॉलिटिक्स, ताकि इनके जो रेगुलेटेड डिसीजन हो वो पॉलिटिक्स से इन्फ्लुएंस ना हो। और दूसरा, एट द सेम टाइम टू मेक द इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन बाय इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज एट आर्म्स लेंथ फ्रॉम पॉलिटिक्स। ऐसा ना हो कि सीबीआई को मिसयूज किया जाए इन्हें इन्फ्लुएंस करने के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, अब कुछ सेक्टर ऐसे हैं जैसे ट्राई है, ठीक है, या हमारा कंपनीज लॉ ट्रिब्यूनल है, तो उसमें उसको इंटरप्रीट करना होगा कंपनी के लॉज को। तो उसके लिए आपको चाहिए टेक्निकल एक्सपर्टीज, सब्जेक्ट मैटर का नॉलेज, जो कि ना तो सरकार में बैठे हुए ब्यूरोक्रेट्स के पास उतना ज्यादा होता है और ना ही जुडिशरी में बैठे हुए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास उतना होता है। ठीक है, तो इनको रेगुलेट करने के लिए हमें थोड़े से इसी फील्ड के एक्सपर्ट लोगों की जरूरत पड़ती है। इसीलिए हम लोगों ने ये रेगुलेटरी बॉडीज बनाई है, ताकि एक टेक्निकल एक्सपर्टीज एंड सब्जेक्ट मैटर का नॉलेज हो इन लोगों के पास। इसकी हमें जरूरत क्या थी? तो यहाँ पे मैंने आपको 8 से 9 पॉइंट दिए हुए हैं, एक एक करके सबको एग्जामिन करते हैं हम लोग। ठीक है, पहला, सेक्टर स्पेसिफिक एक्सपर्टीज मिल जाती है हमें यहाँ से, क्योंकि हर इंडस्ट्री हैव इट्स ओन सेट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज, technologies and business model. So we need separate regulatory bodies that can develop specialized expertise and understanding of the specific need, risk or opportunities in their sector, enabling more effective regulation and oversight. Okay, I'm going bit faster क्योंकि मुझे ये शॉर्ट वीडियोस की लेंथ 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं रखनी है। ओके, सेकंड इज टेलर्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। दैट मींस हमें ऐसे रेगुलेशन जो उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक सेक्टर के लिए ही बनाए जाएं। ओके, टेलर मेड, उनकी यूनिक नेचर हो जिसका। जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल सेक्टर नीड रेगुलेशन फोकसिंग ऑन रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि लोन लेते हैं कई बार नहीं आता वापस, तो उसी के लिए फिर हमने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड बनाया, कंपनीज की भी मदद होगी उससे और बैंक की भी। कैपिटल एडिक्वेसी, while the telecommunication sector requires guidelines on spectrum allocation and service quality, तो अब ये पॉसिबल नहीं है कि जो फाइनेंशियल सेक्टर को रेगुलेट कर रहे हैं वही लोग टेलीकॉम सेक्टर को भी रेगुलेट कर लें।
जैसे हमारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, सीनियर आईएएस ऑफिसर्स, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी एंड सो ऑन, राइट। तो हमें हर सेक्टर के लिए एक्सपर्ट नॉलेज रखने वालों की जरूरत पड़ती है, और इसी के लिए लेकर हम लोग क्या आए थे, लेटरल एंट्री। ठीक है, जहां पे हम लोग 3 साल के डेप्यूटेशन पर प्राइवेट सेक्टर से एक्सपर्ट्स को लाते हैं, और फिर वो अपनी कुछ पॉलिसीज वगैरह फ्रेम करते हैं, 3 साल बाद चले जाते हैं वापस। ठीक है, सो दिस इज द सेकंड रीजन क्यों हमें इसकी जरूरत थी। थर्ड रीजन इज वी नीड फोकस मॉनिटरिंग एंड कंप्लायंस, बिकॉज सेपरेट रेगुलेटरी बॉडीज फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन मॉनिटरिंग एंड ensuring the compliance with their respective sector। ये पॉसिबल नहीं है कि गवर्नमेंट में एक पूरी मिनिस्ट्री बैठी हुई है, सपोज की मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, उस मिनिस्ट्री में बैठे हुए लोग ही पूरा मैटर रेगुलेट कर लें। ठीक है, स्पेक्ट्रम ऑक्शन से लेकर तो रेगुलेटरी नॉर्म से कंप्लाई तक सब कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये फोकस मॉनिटरिंग एंड कंप्लायंस के लिए हमने सेपरेट रेगुलेटरी बॉडीज बनाई है हर एक सेक्टर के लिए, ताकि ये फोकस कर सकें, एक थॉरो ओवरसाइट कर सकें, क्विक रिस्पॉन्स कर सकें जो भी इश्यूज आते हैं, एंड ओवरऑल इफेक्टिवनेस देखी जा सके रेगुलेशन में। Fourth reason is to promote innovation and growth because different sectors grow and innovate at different pace। ठीक है, जैसे आज स्टील वगैरह में हम लोग उसको डिकार्बोनाइज करने के लिए कुछ अलग रेगुलेशन बना रहे हैं, राइट। उसी तरह एग्रीकल्चर सेक्टर को डिकार्बोनाइज करने के लिए हम लोग कुछ अलग रेगुलेशन बना रहे हैं। और टेलीकॉम की अगर बात करें तो इसमें टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से इवॉल्व हो रही है। उसी तरीके से इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की बात करें तो मेन स्ट्रीम मीडिया के अलावा सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो हर एक सेक्टर अलग अलग तरीके से इनोवेट करता है डिफरेंट पेस पर। So we need separate regulatory bodies that can support innovation by creating a regulatory environment that encourage the research, development, and adoption of few technologies while also ensuring that such advancement do not compromise the safety, security, and fairness। नेक्स्ट इज, अब ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जिसमें डिस्प्यूट ना आए, सब में डिस्प्यूट आएंगे। ठीक है, लेकिन इनको हैंडल करने के लिए कोर्ट में बैकलॉग ना लगे, इसलिए सेक्टर स्पेसिफिक बॉडीज बना दी हमने, विच आर बेटर इक्विप्ड, जिनके पास टेक्निकल नॉलेज भी है, अंडरस्टैंडिंग भी है उनके स्पेसिफिक सेक्टर लॉस की, टू हैंडल द डिस्प्यूट विद इन देयर डोमेन ड्यू टू स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडस्ट्री नॉर्म्स, ताकि और ज्यादा एफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट रेजोल्यूशन हो सके कॉन्फ्लिक्ट्स का। Adaptability to sectoral changes। Now industries evolve due to technological advancement। जैसे आज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हमारे पास 3D प्रिंटिंग है, हमारे पास 4D प्रिंटिंग है। ठीक, इस तरह की चीजें आज कंस्ट्रक्शन सेक्टर में आगे आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, मार्केट डायनेमिक्स, कंज्यूमर बिहेवियर, ये सब चेंज होता रहता है, इसलिए हमें सेपरेट रेगुलेटरी बॉडीज की जरूरत होती है फॉर जो इजिली अडेप्ट कर सकें टू रूल्स एंड प्रैक्टिसेस जो चेंज हो रही है यहाँ पर। Preventing conflict of interest। Now, having distinct regulatory bodies for each sector reduces the potential for conflict of interest, जो कि होते अगर हमारे पास एक सिंगल बॉडी ही रेगुलेट कर रही होती मल्टीपल सेक्टर्स को विद डिफरेंट प्रायोरिटीज। अगर एक ही बॉडी रेगुलेट कर रही हो ट्राई को भी, ठीक है, दूसरी बॉडी और वही बॉडी रेगुलेट कर रही है कॉम्पिटिशन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया को भी, ठीक है, अभी ये दोनों अपने अपने सेक्टर में काम कर रहे हैं। ठीक है, ट्राई ऐसी पॉलिसीज बनाएगा जो मोनोपोली बना दे एक पर्टिकुलर कंपनी की पूरे टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में, और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की पावर भी अगर इसी के पास होती, ये दोनों एक ही बॉडी कर रही होती दोनों काम, तो फिर सीधे सीधा कंफ्लिक्ट हो जाता। एक तरफ मोनोपोली बनाने की कोशिश की जा रही, दूसरी तरफ आपकी जिम्मेदारी है कि मार्केट में कंपटीशन बना रहे। ठीक है, तो दोनों कंफ्लिक्ट में आ जाती। तो इन कंफ्लिक्ट्स को प्रिवेंट करने के लिए भी हमें सेपरेट बॉडीज बनाने की जरूरत पड़ी। सेक्टर स्पेसिफिक कंज्यूमर प्रोटेक्शन, फ्रॉड, फाइनेंशियल मिसकंडक्ट, हेल्थ केयर सेक्टर फोकस ऑन पेशेंट राइट एंड सेफ्टी। ठीक है, जबकि जो दूसरे सेक्टर्स हैं वो जिसपे वो फोकस करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो दवाइयों में, तो फिर वो पेटेंट राइट्स एंड ऑल दोस्त, तो फिर या तो हम पेशेंट्स के राइट को प्रोटेक्ट कर लें या फिर उन कंपनी के इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट कर लें। राइट, तो हर सेक्टर में कंज्यूमर्स को अलग अलग तरीके से प्रोटेक्ट करने की जरूरत होती है। देन एनहांस अकाउंटेबिलिटी। अगर एक सिंगल रेगुलेटर ही होता तो उसके फेलियर या सक्सेस को आइडेंटिफाई करना उतना आसान नहीं होता, लेकिन क्योंकि सेपरेट रेगुलेटर है हर एक फील्ड के लिए, तो हम बेटर आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन सी बॉडी सही काम कर रही है, कौन सी बॉडी फेल हो रही है। जैसे अभी के केस में सेबी फेल हुई अडानी ग्रुप की इन्वेस्टिगेशन के केस में। ग्लोबल अलाइनमेंट एंड कॉम्पिटिटिवनेस, आप सेल्फ रीड कर सकते हैं इन सबको। सपोर्टिंग सेल्फ रेगुलेशन, इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन, एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन। ठीक है, हर बॉडी बेटर जानती है कि किस रिसोर्स को कहाँ एलोकेट करना है और किसको देना है। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे 12 पॉइंट्स दिए हैं, आप कोई भी 4-5 पॉइंट याद रख लीजिए। बस आपको मेंस में इतना ही हैंडल करना है कि हमें नीड क्या होती है इन बॉडीज को लाने की। ठीक है, जैसे बैंकिंग के लिए हमारे पास आरबीआई है, ठीक है, कैपिटल मार्केट के लिए सेबी रेगुलेट करता है, इंश्योरेंस को आरआईडीएआई करता है, पेंशन को पीएफआरडीए, आईसीटी को ट्राई, ठीक है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एफएसएसएआई। ठीक है, ओवरऑल ऐसी 20 बॉडीज हैं अकेले सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में। उसी तरीके से हर स्टेट लेवल पर भी अलग अलग बॉडीज हैं, जैसे दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। So now what are the issues in this
बॉडीज मैनेजमेंट, ठीक है, स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी अथॉरिटीज के मैनेजमेंट में इश्यूज क्या है? फर्स्ट है लैक ऑफ ऑटोनॉमी, क्योंकि इनका जो अपॉइंटमेंट और रिमूवल है चेयरपर्सन और मेंबर्स का, ये पूरा करती है एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट, तो वो ऑटोनॉमी नहीं रहती है, ये सबऑर्डिनेट बन के रह जाते हैं गवर्नमेंट के ही, तो ये गवर्नमेंट के ही एक सबऑर्डिनेट विंग बन के रह जाता है। सेकंड इज डोमिनेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल। अब आपने जब ये बनाया था तो आपने क्या कहा था कि हम इंडस्ट्री एक्सपर्ट, टेक्निकल नॉलेज रखने वाले लोग को लाएंगे, बट अधिकतर अगर आप इनमें देखेंगे, जैसे आप एनजीटी वगैरह देख लीजिए, तो या तो वो फॉर्मर या सर्विंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं या फिर कोई रिटायर्ड जज होते हैं इनमें रेगुलेटरी बॉडीज में जो बैठे होते हैं, ठीक है। तो इवन नाउ देयर इज डोमिनेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, रिटायरमेंट के बाद वहां जाके बैठ जाते हैं, ठीक, बिकॉज द अपॉइंटमेंट प्रोसेस इज डोमिनेटेड बाय द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट विद नॉमिनल एक्सटर्नल एक्सपर्ट पार्टिसिपेशन। अब देखिए पूरा इनका नॉमिनेशन अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? गवर्नमेंट, कोई एक्सटर्नल एक्सपर्ट पार्टिसिपेशन है ही नहीं, राइट। तो ये पार्टिसिपेशन, अब यही आपका वे फॉरवर्ड बन जाएगा कि हमें इनके अपॉइंटमेंट में गवर्नमेंट के साथ साथ कुछ एक्सटर्नल एक्सपर्ट पार्टिसिपेशन या सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को भी एक वॉइस देनी चाहिए इनके अपॉइंटमेंट में, ठीक है। यही आपका इशू अगर आपने समझ लिया तो आप वे फॉरवर्ड खुद से लिख सकते हो। Wide discretion, there is lack of specificity in provisions of statutory bodies. Like RBI Act simply says that governor of RBI can be removed by government, ठीक है, बट किन ग्राउंड्स पर? स्पेसिफाई तो कीजिए किस ग्राउंड पर? क्या वो गवर्नमेंट की नहीं सुन रहा है, सिर्फ इसी ग्राउंड पे आप उसको रिमूव कर सकते हैं? While whole-time members and chairman of SEBI can be removed by government if there is anything that renders the continuation detrimental to public interest. अब सपोज कीजिए कि सेबी में ऐसी चीफ बैठी होती जिन्होंने बहुत फेयर इन्वेस्टिगेशन करा दी होती अडानी ग्रुप के अगेंस्ट, ना अडानी ग्रुप इज कंसिडर क्लोज टू गवर्नमेंट, अगर अडानी ग्रुप पे कोई फाइन इंपोज हो जाता और गवर्नमेंट को वो बात पसंद नहीं आती तो गवर्नमेंट क्या करती? गवर्नमेंट कैन रिमूव दी सेबी चीफ, ठीक है। तो देयर इज वाइड डिस्क्रिशन विद द गवर्नमेंट। Next is inadequate provisions. Now there is lack of defined process in the statutory laws to deal with disciplinary matters and alleged misdemeanors of these bodies functionaries. जैसे सेबी की चीफ का केस है, कोई प्रोविजन ही नहीं है कि इन पे क्या एक्शन लिया जाए इस केस में। क्या इनकी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है कि आपने या आपके हस्बैंड ने क्यों शेयर्स लिए थे अडानी ग्रुप के ऑफशोर एंटिटी के, और अगर लिए थे तो फिर आपने ये चीज डिस्क्लोज क्यों नहीं की अपने अपॉइंटमेंट के वक्त, या फिर जब इन्वेस्टिगेशन आपके हैंडओवर की गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तब आपने क्लियर क्यों नहीं किया कि मेरे कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकते हैं। यहाँ पर एथिक्स की बात आती है कि आप जिसके अगेंस्ट मुझे इन्वेस्टिगेशन करने को कह रहे हैं उसमें मेरे ही इन्वेस्टमेंट है, तो मैं शायद फेयर ना रह पाऊं, तो मेरे कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होंगे, आप डिस्क्लोज कर देते। Conflict of interest. Now, appointment of industrial person of the same sector in the management of regulatory bodies often cause conflict of interest between personal interest and activities of bodies. अब इसको समझिए आप लेटरल एंट्री से, सपोज कीजिए कि एक जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में कोई अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है, ये लेटरल एंट्री के थ्रू हुआ है सिर्फ 3 साल के लिए। अब ये कुछ ऐसे लॉ बनाएगा और पहले से ही सपोज कंसिडर कर लेते हैं हम जियो कंपनी को कि पहले से इन्फॉर्म कर देगा हम ये रेगुलेटरी चेंजेस करने के लिए पॉलिसी बना रहे हैं, ये 1 महीने बाद फोर्स में आएंगे, तो आप उस हिसाब से अपने आप को एडवांटेज ले लीजिए, पहले से आपको पता है कि कानून में क्या बदलाव होने वाला है, ठीक है। तो इस आदमी ने क्या किया कि जियो को बेनिफिट देने के लिए इसने अंदर की इंफॉर्मेशन उसको दे दी, या सपोज कीजिए कि इस आदमी को लेटरल एंट्री के थ्रू रिलायंस ने ही गवर्नमेंट पे प्रेशर करके इसकी अपॉइंटमेंट कराई थी। अब इसे पॉलिसी ऐसी बनाई है जियो की मोनोपोली बनाने में मदद कर रहा है, और फिर जैसे ही 3 साल बाद ये आदमी रिजाइन करके जाएगा जियो इसको अपने यहाँ पे 2 से 3 करोड़ के पैकेज पे हायर कर देगा, ठीक है। तो ये कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होने के भी हाई चांसेस रहते हैं। ये लोग आज जो स्टैट्यूटरी बॉडी में बैठे हैं ये रिटायरमेंट के बाद किसी प्राइवेट कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं उसी सेक्टर में, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम से रिटायर हुआ हर सेक्रेटरी, ठीक है, रिलायंस में जॉब कर रहा है पोस्ट रिटायरमेंट, और थोड़ा नहीं 2 से 3 करोड़ के पैकेज पे जॉब करेंगे। ये अभी तक का रिकॉर्ड है, जितने भी सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम से रिटायर हुए हैं पिछले 10-20 साल में, इवन मोदी सरकार या उससे पहले वाली सरकार, ये सब रिटायर होते ही रिलायंस ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं। नाउ व्हाट शुड बी द मेजर्स टू इंप्रूव द स्टेटस ऑफ एसआरए? तो जो हमने ऊपर इश्यूज पढ़े बस उन्हीं को रिवर्स कर लीजिए, आपको मिल जाएगा अपना आंसर। First is we need to institute an oversight mechanism for the regulators who oversee market without compromising their autonomy. ठीक है, तो पार्लियामेंट को यहाँ पर कोई ओवरसाइट मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए जो इनको भी मॉनिटर कर सके। Ensure autonomy in the process of appointment, discipline एंड रिमूवल ऑफ चेयरपर्सन मेंबर। अब इसमें भी ऑटोनॉमी होनी चाहिए कि कौन सी बॉडी इनको अपॉइंट करेगी और कौन सी बॉडी इनको रिमूव करेगी या इनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकती है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट तो आपको इजी समझ में आ गए होंगे। थर्ड इज वी नीड टू एंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंड सर्विस कंडीशन टू रेगुलेटरी अथॉरिटीज, ठीक है। अब ऐसा ना हो कि आरबीआई के जो चेयरमैन है उनके साथ गवर्नमेंट की बॉन्डिंग ठीक ठाक नहीं बैठ रही है तो उनको रिजाइन करना पड़ रहा है। नो, जस्ट गिव द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर टू ऑल द मेंबर्स एंड चेयरमैन एंड उनकी सर्विस कंडीशन स्पेसिफाई कर दीजिए जैसे जजेस की होती है।
या फिर एक कमीशन बना दिए जस्ट लाइक फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन टू फ्रेम द कोड्स लाइक इंडियन फाइनेंशियल कोड फॉर अदर सेक्टर ऑल्सो. Create a separate framework for discipline and integrity of non-civilian board members, but based on the same underlying principle of civil servants. Appoint more independent person as board members and ensure accountability through clarity of functions as well as role and ensure the audit by CAG. ठीक है, इनका ऑडिट होना भी जरूरी है. और तो ये यहाँ भी मैंने हमेशा मैं आपको 7 से 8 पॉइंट देता हूँ, बट आपको बार बार कहता हूँ 4 से 5 याद रखिए, आपका आंसर बन जाएगा. आपसे इसमें यही पूछा जाएगा ये होती क्या है ये बॉडीज, इनकी जरूरत क्या है बनाने की, और फिर इनके साथ इश्यूज क्या हैं और उसको हम कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं. तो ये सारे पॉइंट डायमेंशन मैंने आपको कवर करा दिए हैं. पीडीएफ आपको एप्लीकेशन में मिलेगी जिन्होंने पेड कोर्स ज्वाइन किया है, विच कम्स एट 1000 रुपीज मंथ. ठीक है, इसमें सब कुछ आएगा आपको. मेंस 450 प्लस भी इसी में होगा. आपकी जो शॉर्ट सीरीज चल रही है ये भी इसी में मिलेगी आपको. पीडीएफ सारी मिल जाएंगी, नोट्स वगैरह. ठीक है, जो भी एमसीक्यूज वगैरह और टेस्ट पेपर्स मैं आपको बाद में बना के दूंगा वो इसी में मिलेंगे. और जो प्रीलिम्स की रिवीजन सीरीज जो कि सितंबर में स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें हम पूरा 2 से 3 साल का करंट अफेयर तैयार करेंगे यूनिक वे में. ठीक है, वो भी आपको इसी में इनबिल्ट रहेगी. ठीक है, तो आप इसको या तो मंथली सब्सक्राइब कर सकते हैं 1000 रुपीज पर मंथ में, या फिर आप 3000 एक साथ देकर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर होल ईयर. So that's it for this session. Thanks for joining. Have a great day and keep learning.